ओके सो मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज अपन बात करते हैं फिर से वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके कंपोनेंट्स लेना, ये सारी बातें हम अभी तक कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे उसके प्रोडक्ट के बारे में। अब प्रोडक्ट होते हैं दो टाइप के, एक है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसका जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो हर वेक्टर में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसमें रिजल्ट में डायरेक्शन की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी, या हम कह सकते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी अपने को मिलेगी। रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से। सेकंड जो होंगे वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग खुद को, एक बार बीच में डिस्टरबेंस है, जल्दी से म्यूट करो खुद को। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से दिखाते हैं। और इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसी क्वांटिटी मिलेगी? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। वेक्टर में याद है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट से। अब ये भी एक डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए एज इट इज कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को कैसे दिया जाता है। ए डॉट पी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, ये है स्केलर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स आपको जैसे डायग्राम में दिख रहे हैं, ए और बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो जब इनका प्रोडक्ट करना है, कौन सा वाला? डॉट प्रोडक्ट, तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो जैसे अगर आपको पूछा गया कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या लेट्स अभी ऐसा नहीं करते, अभी अपन करते हैं दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो आपको बोला कि एक वेक्टर है ए इक्वल टू 2 इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर है बी इक्वल टू 3 इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्रीज। तो जब आपसे पूछा गया कि बताइए ए डॉट पी कितना होगा, तो क्या आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं? ए डॉट पी will be equal to a into b into cos theta. a है 2, b है 3, cos 60 degrees, cos 60 degrees half आपका आंसर आएगा। तो आपने आराम से आंसर दे दिया, a dot b equal to 3। कोई खास बात नहीं है इसमें। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में बात करते हैं, और फिर आगे हम बात करेंगे कि इस प्रॉपर्टीज को या इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं, हमारे कहाँ काम आने वाला है ये। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं जल्दी से। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि a डॉट बी सेम एज b डॉट a। और ऐसा मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि अभी जैसे हमने बात करी, डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट। रिजल्ट क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का तो फर्क पड़ता नहीं है, तो आप चाहे ए बी कॉस थीटा लिखिए या फिर बी ए कॉस थीटा लिखिए, बात तो एक ही आने वाली है ना। इसलिए वैसे सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में जैसे आप देख पा रहे हो, ए डॉट बी प्लस सी अगर है तो आप ए डॉट बी अलग करो प्लस ए डॉट सी अलग करो। मतलब जैसे आप बचपन से ब्रैकेट वाले मल्टीप्लिकेशन करते आए हो, वैसा का वैसा इसमें भी किया जा सकता है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, अब जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ए डॉट बी अगर जीरो है तो जीरो कब होगा? तो तुम बताओ मुझे कि ए डॉट बी की हमने जो डेफिनेशन लिखी वो लिखी ए बी कॉस थीटा। अब ये जीरो कब हो सकता है? ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, ये दोनों तो जीरो होंगे नहीं, तो मतलब कॉस थीटा जीरो होना चाहिए, तभी पूरी क्वांटिटी जीरो होगी। तो अगर मैं लिखता हूँ कि इफ कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा कितना हो? थीटा कितना होना चाहिए कॉस थीटा जीरो होने के लिए? 90 डिग्रीज, है ना, 90। पाई बाय। बहुत बढ़िया। थीटा आपके पास होना चाहिए 90 डिग्रीज या पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल। ऐसा कुछ अगर है तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा जीरो होगा। यानी थीटा अगर 90 बोले तो
दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी उनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने को पता चली। तो अब अपन वेक्टर्स की कंडीशन चेक कर सकते हैं कि कहीं आपसे पूछा गया कि क्या ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा इनका डॉट प्रोडक्ट करके देख लेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आया मतलब यस ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे पास एक टूल मिल गया चेक करने का। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमें समझ में आया। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं बात। अब अगर ए डॉट बी के मैक्सिमम होने की बात करूं तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम हो जाए। भाई ए बी cos थीटा में अगर cos थीटा मैक्सिमम हो गया तो ए डॉट बी मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है, हमेशा 1 के बराबर मैक्सिमम, तो मतलब cos थीटा 1 होना चाहिए। और ऐसा कब होता है, cos थीटा 1 कब होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो यहाँ से एक बात और समझ में आई, थीटा 0 मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या एक ही लाइन पे हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो सीधा सीधा ए भी लिखा जा सकता है, एंड दिस इज मैक्सिमम। और अगर सोचो माइनस ए भी आ गया, मिनिमम की अगर बात करें, अगले पॉइंट में मिनिमम की अगर बात करें तो मतलब कॉस थीटा कितना होना चाहिए, -1। और ऐसा कब हो जाए, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होगा व्हिच इज -a। तो यहाँ से हमें तीन बातें समझ में आती हैं कि नॉर्मल अगर हैं दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, अगर दोनों पैरेलल हैं तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा विच इज ए बी, और अगर मिनिमम की बात करें तो एंटी पैरेलल होना चाहिए। ये तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अगर मैं सेम वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं, जैसे ए डॉट ए, तो ए और ए दोनों सेम ही है, मतलब दोनों एक ही तरफ होने चाहिए, एक तरफ है मतलब दोनों का एंगल 0 होना चाहिए। cos 0 1 होता है तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। अगर उसी से मैं आगे रिलेट करूं 6 पॉइंट पे, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफिकली तो आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना ऊपर देख लिया, आपको थीटा दे रखा था, ए दे रखा था, बी दे रखा था, आपने डॉट प्रोडक्ट बता दी। लेकिन अगर दो वेक्टर्स आपको आई जे के में दे रखे हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वो यहाँ 6 पॉइंट से हम सीखने वाले हैं। तो जैसा अभी आपने क्या देखा कि अगर सेम वेक्टर को जैसे ए डॉट ए किया तो ए स्क्वायर मिला, वैसे ही अगर आई डॉट आई करता हूँ, आई क्या है, एक यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, तो आई डॉट आई करूंगा तो आई स्क्वायर मिलेगा, आई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर या 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ से मिलता है कि जब आप सेम यूनिट वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर आता है 1। और अगर आप अलग अलग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। ये आंसर 0 कहाँ से आया, तो सोचो आई डॉट जे अगर मुझे करना है तो आई बनाऊंगा मैं इस तरफ, जे बनाऊंगा मैं इस तरफ, ये आई हो गया ये जे हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्या 90 डिग्री। और अभी हमने ऊपर बात करी थी कि जब 90 डिग्री होता है तो क्या डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, यस। तो ऊपर वाले सारी बातों को यूज करके हमने यहाँ पे ये चीजें डिराइव करी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब होते हैं 1 के इक्वल। और कोई भी अलग कॉम्बिनेशन आप अगर बनाते हैं तो वो होगा 0 के बराबर। ये चीज हम कैसे यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट में वो देख लो जल्दी से। कोई भी वेक्टर आई जे के कंपोनेंट में आप लिख सकते हैं, तो जैसे ए डॉट बी है, ए वेक्टर आपको दे रखा है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। ऐसे बी वेक्टर दे रखा है आपको आई जे के में। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मुझे करना है तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूं मैं, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर देखी कि मल्टीप्लिकेशन जैसा सिंपल आप करते आए हैं वैसा कर सकते हैं, हर कंपोनेंट को हर दूसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं। तो अगर आई वाले को इधर से मैंने उठाया ए एक्स आई कैप और इधर इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, तो ए एक्स को बी एक्स आई से आई डॉट आई 1 होता है तो ए एक्स बी एक्स मेरे को मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इस ए एक्स आई को इस बी वाई जे से मल्टीप्लाई करता हूँ डॉट से, तो आई डॉट जे होगा विच इज 0, आई डॉट जे इज 0। तो ये टर्म क्या हो गई, 0।
ऐसे ही अगर इस ए एक्स आई कैप को इस बी जेड के कैप से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई डॉट के अगेन 0। मतलब कोई भी एक कंपोनेंट आप इधर से उठाओगे तो जो उसका करस्पॉन्डिंग सेम कंपोनेंट उधर है, आई को आई से, जे को जे से और के को के से, वही आपको रिजल्ट दे पाएंगे, बाकी सारे जीरो देंगे। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर आता है ए एक्स बी एक्स प्लस, अगर जे को जे से करते हैं तो आएगा ए वाई बी वाई, प्लस के को अगर के से करते हैं तो आंसर आएगा ए जेड बी जेड। तो दिस इज द मेथड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन एनालिटिकल वे। तो अगर आपसे बोलें, जैसे अगर एक पेज अपन ऐड कर लेते हैं और छोटे छोटे से एग्जांपल लेते हैं जस्ट, कि आपको बोला एक वेक्टर आपको दे रखा है ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप। आपसे पूछा गया कि a डॉट बी बताइए, तो अब आप आराम से कर सकते हैं। a डॉट बी मतलब i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 3, i को i से हो गया, प्लस j को j से करते हैं तो 3 इंटू 4, कितना है फाइनल आंसर आपके पास 6 प्लस 12 18। दिस इज योर फाइनल आंसर। और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर आंसर देता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, तो आंसर अपना सही है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है इसमें। ऐसे आपको लिखा होता कि सेम इसी के लिए बताइए ए डॉट टू बी, ऐसा लिखा होता ए डॉट टू बी। तो क्या करते भाई, पहले टू बी बता देते, तो टू बी कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ टू बी तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, 6i कैप प्लस 8j कैप, ये हो गया आपका टू बी। अब इन दोनों में a और टू बी का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो i से i को मल्टीप्लाई करो, तो a में i है 2 और उधर टू बी में है 6, प्लस j वाला कंपोनेंट देखें तो 3 इंटू 8, फाइनल आंसर आ जाएगा 12 प्लस 24 इक्वल टू 36। क्लियर है बात? अब तुम यहाँ से खुद भी देख सकते हो कि आंसर जस्ट डबल हो गया, 18 और 36 होना भी चाहिए था, क्योंकि a डॉट बी में एक्स्ट्रा क्या हुआ था, बस b की जगह 2b हो गया था, तो 2 का एक फैक्टर यहाँ पे और मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है बात? एक जल्दी से आप करके बताइए मुझे, आपको दे रखा है a वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 4j एंड b वेक्टर इक्वल टू i प्लस j। जल्दी से मुझे बताओ a डॉट बी कितना होना चाहिए। i को i से मल्टीप्लाई करना है, प्लस j को j से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा फाइनल आंसर? जल्दी बोलो। एनीवन? ये वाला मैं करता हूँ, देखो a डॉट बी अगर करेंगे तो क्या करना है, 3i माइनस 4j डॉट i प्लस j, ये हिसाब है अपना। i को i से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3 इंटू 1, प्लस j को अगर j से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर j है -4, तो -4 इंटू इधर j है 1, कितना है आंसर, 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। दिस इज योर आंसर। एक और करो तुम लोग जल्दी से, ये बताओ कि अगर a वेक्टर आपको दे रखा है i माइनस j और b वेक्टर आपको दे रखा है i प्लस j, तो अब मुझे बताओ a डॉट b कितना होगा। a डॉट जीरो, बिल्कुल सही बात है। a डॉट b कितना हो जाएगा यहाँ से, जीरो। भाई i को i जीरो। से तो 1 इंटू 1, प्लस j को j से, तो इधर है -1, तो -1 इंटू 1 कितना आएगा, ये जीरो। तो यहाँ से अगर डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का जीरो आया तो तुम क्या कह सकते हो इन दोनों वेक्टर्स के बारे में, क्या रिजल्ट दे सकते हो?
अभी हमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, मतलब दोनों कैसे वेक्टर हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। तो तुम यहाँ से ये रिजल्ट कह सकते हो कि i माइनस जे और i प्लस जे आपस में परपेंडिकुलर या नॉर्मल वेक्टर्स हैं। क्लियर है बात? चलिए, अब इसका और क्या यूज है। देखो, आपको दो वेक्टर्स दे दिया और बोला कि इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, तो क्या हम एंगल निकाल सकते हैं इसको यूज करके? सोचो, आपको दिया है a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये अपने को पता है। अब सोचो आपको बोलते हैं कि मुझे ए और बी के बीच का एंगल पता हो, तो क्या मैं कॉस थीटा यहाँ से लिख सकता हूँ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, ऐसा आराम से लिखा जा सकता है। और ए क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, कैसे देते हैं, तो रूट ओवर कंपोनेंट्स का स्क्वायर, रिमेंबर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जो भी आई का कंपोनेंट है, जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट है, उसको इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे बी का मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है। तो जल्दी से एक क्वेश्चन करके बताओ, देखो आपके सामने क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई प्लस जे प्लस के एंड जे वेक्टर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्या करना चाहिए, एक वेक्टर को मान लो ए वेक्टर, तो ए वेक्टर हो गया आई प्लस जे प्लस के, ये हो गया ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या हो गया, जे वेक्टर हो गया। ओके, अब अपने को एंगल पूछा है, तो एंगल के टाइम पे हमेशा दिमाग जाना चाहिए आपका डॉट प्रोडक्ट पे। तो कॉस थीटा ए डॉट बी बाय ए, ये अपने को पता है। अच्छा, ए और बी का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो इधर लिख लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड लिखते हैं पहले, तो क्या लिखें, रूट ओवर सारे कंपोनेंट देखो वन वन वन, तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये आएगा रूट थ्री। और अगर बी की बात करें तो सिर्फ एक ही है यहाँ पे कंपोनेंट वन, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वन। यहाँ रखते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी अपने को करना है, तो आई प्लस जे प्लस के डॉट जे, ये हो गया ए डॉट बी। मैग्नीट्यूड रखें तो रूट थ्री और वन, ये दोनों मैग्नीट्यूड हो गए। डॉट प्रोडक्ट करो ऊपर, तो देखो सेकंड वेक्टर में आई का कंपोनेंट भी नहीं है और के का कंपोनेंट भी नहीं है। जब नहीं है मतलब जीरो है, तो आई का जीरो हो जाएगा, के वाला भी जीरो हो जाएगा, बचा खाली जे, जे डॉट जे आएगा वन, ऊपर आया वन डिवाइड बाय रूट थ्री, और ये आपके पास आया कॉस थीटा। अब आपको कॉस थीटा में अगर मैं कोई वैल्यू रखूं जो ऑप्शंस में है, 0, 45 या 60, कोई भी ऐसी वैल्यू है क्या जिससे वन बाय रूट थ्री आंसर मिलता हो? कॉस जीरो मिलता है वन, कॉस 45 वन बाई रूट टू, और कॉस 60 होता है वन, सॉरी, वन बाई टू। तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे वन बाई रूट थ्री मिलता हो, तो आपका आंसर हो जाएगा नन। क्लियर? आराम से किया जा सकता था ये क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा और कीजिए, आपको पूछा गया इस क्वेश्चन में कि एक वेक्टर है 3i प्लस 4j, दिस इज अ वेक्टर। पूछा इसका एंगल बताइए विथ एक्स एक्सिस, फाइंड एंगल ऑफ दिस वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या करना चाहिए, पहले मुझे बताओ जल्दी से। कोई एक वेक्टर तो आपके पास हो गया 3i प्लस 4j, दूसरा वेक्टर कौन सा लें? कोई भी, जल्दी बोलो, या फिर मैं नाम लेके बोलना शुरू करूं अब? चलिए मिस्टर हर्षित। यस सर। यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा है कि एक वेक्टर है 3i प्लस 4j, उसका आपको एंगल बताना है एक्स एक्सिस के साथ, तो मुझे दूसरा वेक्टर कौन सा लेना चाहिए? एक तो आपको दे रखा है 3i प्लस 4j, दूसरा कौन सा लें? चलो प्रग्नेश, प्रग्नेश्वरी,
प्रज्ञेश्वरी, यस सर। कौन सा लें दूसरा वेक्टर? चलो ठीक है, म्यूट कर दो, तुम म्यूट कर दो, बहुत शोर है तुम्हारे पास। थोड़ी शांत जगह बैठा करो पढ़ने के लिए भाई, इतने शोर में कैसे पढ़ते हो? ओके, सो यहाँ दूसरा वेक्टर अगर अपने को जो चाहिए, आपसे क्या पूछा गया कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक वेक्टर जो 3i + 4j है वो कहीं ऐसा होगा, 3i + 4j, इसका आपको एंगल लेना है विद x एक्सिस, तो ये एंगल आपसे पूछा है थीटा। तो मतलब मैं दूसरा वेक्टर इधर एक मान सकता हूँ, और इधर कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप। और यूनिट वेक्टर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन की बात है, यूनिट वेक्टर उठा लेते हैं। तो अब आपके पास दो वेक्टर्स हो गए, एक वेक्टर हो गया 3i + 4j, दूसरा वेक्टर हो गया आपके पास आई कैप। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो cos थीटा होता है a.b/ab। a डॉट बी करो जल्दी से, इन दोनों को अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा 3। j जो है सेकंड वाले वेक्टर में 0 है, तो j का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, बस सिर्फ 3 आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय a इंटू बी। a का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a अगर निकालें तो लिखेंगे √3² + 4² विच इज 5। तो a का मैग्नीट्यूड आ गया 5। b एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो इंटू 1, आंसर आया 3/5। cos थीटा 3/5 कब होता है? हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, इसको याद करने का तरीका भी सीखा था। cos थीटा इक्वल टू 3/5 कितना होता है? कितना एंगल होगा थीटा? याद करो, cos 5/3 इक्वल टू 3/5, हमने एज इट इज याद किया था। तो आंसर आपके पास जो आएगा थीटा इक्वल टू 53 डिग्रीज। थीटा कितना आ गया? 53 डिग्रीज। जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स में, एक बार जाके फिर से इसको पढ़ लेंगे, वहां पे चीजें दी हुई है, एंगल कैसे अपने को याद रखने हैं। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है p cos थीटा i कैप प्लस p sin थीटा j कैप, और दूसरा वेक्टर q है जो आपको ऑप्शन से चूज करना है, और वो ऐसा वेक्टर है जो p के परपेंडिकुलर है, तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को? क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए? वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर पूछा गया है, हमेशा दिमाग कहाँ जाना चाहिए? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है जब वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, एक वेक्टर गिवन है, उस गिवन वेक्टर का इन ऑप्शंस के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करना शुरू करें और देखें कि कौन सा 0 होता है तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से करना शुरू करो और देखो, बताओ कौन सा आ रहा है आंसर। अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से मल्टीप्लाई करना है, मैं डायरेक्ट करूंगा। i कंपोनेंट है p cos थीटा और इधर i कंपोनेंट है q cos थीटा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा p q cos स्क्वायर थीटा। j को j से करते हैं तो p sin थीटा माइनस q sin थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा माइनस ऑफ पी क्यू साइन स्क्वायर थीटा। क्या एक टर्म कभी 0 हो पाएगी? ऐसे दिखते हुए तो नहीं हो रही है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 0 नहीं हो पाएगा, तो इसको छोड़ो।
और यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि जहां भी ये कॉस इंटू कॉस और साइन इंटू साइन हो रहा है ना सीधा सीधा, वो जीरो नहीं हो पाएंगे। तो इसे सी ऑप्शन भी देखो अगर, तो यहाँ भी क्यू कॉस थीटा है और फिर साइन थीटा है, तो कॉस थीटा जो आएगा वो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, अगेन जीरो नहीं हो पाएंगे। तो अपने को ऐसा कुछ देखना है जहाँ साइन इंटू कॉस आ रहा हो। तो ऑप्शन बी और डी ऐसे ऑप्शन है, इनको चेक करते हैं। अब बी ऑप्शन देखो, तो बी ऑप्शन में इधर साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है, तो दोनों जब ऐसे मल्टीप्लाई होंगे ऊपर कॉस थीटा और साइन थीटा से, तो फिर भी जीरो नहीं हो पाएगा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन अगर देखें तो आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, पी कॉस थीटा इंटू क्यू साइन थीटा प्लस जे को जे से, तो पी साइन थीटा इंटू माइनस क्यू कॉस थीटा। देखो यहाँ पे माइनस पी क्यू साइन थीटा कॉस थीटा विच इज जीरो। तो यस डी, तो क्यू वेक्टर होगा क्यू साइन थीटा आई कैप माइनस क्यू कॉस थीटा जे कैप, जो पी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन को अपने को करना था, जस्ट ऑप्शन से डॉट प्रोडक्ट करके चेक करना है। तो डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान है, आई को आई से, जे को जे से मल्टीप्लाई करो और सीधा आंसर बताओ। ये क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन में आपको बोला है एक फोर्स दे रखा है वेक्टर फॉर्म में 3i माइनस 2j प्लस 4k, डिस्प्लेस करता है एक ऑब्जेक्ट को फ्रॉम पॉइंट P 1,1,1 से अनदर पॉइंट 2,0,3। पूछा आपसे वर्क डन बाय द फोर्स। अब यहाँ पे वर्क डन आपके लिए एक नई टर्म है, मैं एक जस्ट आपको फॉर्मूला दे देता हूँ। वर्क डन इक्वल टू होता है F डॉट S, दिस इज वर्क डन, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और वेक्टर्स के शुरुआत में अपन ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना सीखा था। क्या बोला था हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए? कि अगर दो पॉइंट पोजीशंस दे रखी हैं तो चेंज इन पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मतलब अगर इस तरीके से आपको दो पोजीशंस दी हैं, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, z एक्सिस भी यहाँ पे है क्योंकि 3D में है बात चल रही है। तो अगर 1,1,1 पॉइंट यहाँ पे है कहीं पे, तो अगला पॉइंट 2,0,3 वो आई गेस यहाँ कहीं होगा, इस जगह पे z एक्सिस में। ये वेक्टर जो आएगा, ये आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस वेक्टर। और ये कैसे लिखा जाता था? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा जाता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये हमने वेक्टर्स के बिल्कुल इनिशियल फर्स्ट सेकंड क्लास में बात करी थी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। फाइनल पोजीशन वेक्टर कैसे लिखें? तो इसका कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा है 2,0,3, तो मतलब i में कितना है 2, x में या i में 2, y में या j में कितना 0, z या k में कितना 3। तो फाइनल कैसे लिखूंगा मैं? 2i प्लस 0j प्लस 3k माइनस इनिशियल कितना है 1,1,1, तो लिखा जाएगा 1i प्लस 1j प्लस 1k। ये आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सब्ट्रैक्ट करना भी हमने सीखा है, i में से i को सब्ट्रैक्ट करो, j में से j को। तो 2 माइनस 1 1i, 0 माइनस 1 माइनस 1j और 3 माइनस 1 प्लस 2k। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बस अब आपके पास फोर्स वेक्टर गिवन है ऑलरेडी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप निकाल चुके हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके आपको आंसर बताना है। जल्दी से करके बताओ आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से करो। डिस्प्लेस इसका डॉट प्रोडक्ट, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से और के को के से। जल्दी बता दो क्या आंसर आ रहा है।
रिप्लाई करना पड़ेगा जल्दी। मिस्टर दीप, दीप यस प्रजापति, सर। कितना आ यस रहा है सर। आंसर? सर बाकी है सॉल्व करना। जल्दी कर। छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, उसमें क्या टाइम लग रहा है आप लोगों को? 13 जूल। 13 जूल। चलो चेक कर लेते हैं। आई को आई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कंपोनेंट उधर है 3, यहाँ है 1, प्लस जे को जे से करते हैं तो वहां है -2, यहाँ है -1। के को के से करते हैं तो वहां है 4, यहाँ है 2। देखो आंसर क्या आता है, 3 + 2 + 8। आंसर इज 13 जूल। बहुत बढ़िया। अब इतना आसान क्वेश्चन है, उसमें आपको इतना क्यों टाइम लगना है? डॉट प्रोडक्ट सबसे आसान तरीका है। चलिए, अब ये आसान था, एक क्वेश्चन और करो। प्रैक्टिस अपनी जब तक नहीं होगी तब तक कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फाइंड द एंगल ऑफ वेक्टर ए व्हिच इज 2i + 3j विद y एक्सिस। ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल ऑफ ए वेक्टर विद y एक्सिस। तो एंगल निकालने के लिए अभी हमने पढ़ा था cos थीटा इक्वल टू a डॉट b बाय ए बी। दिस इज एंगल। तो पहले ऊपर डॉट प्रोडक्ट करो, नीचे a इंटू बी मैग्नीट्यूड करो। लेकिन b यहाँ क्या है? व्हाट इज b हियर? तो विद y एक्सिस मतलब b वेक्टर क्या ले सकते हैं, j कैप। ये आपका हो जाएगा b वेक्टर। अब आसानी से किया जा सकता है। ऊपर हो जाएगा 2i + 3j डॉट j डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड। तो a का मैग्नीट्यूड कैसे लिखें, √2² + 3²। अब याद हो जानी चाहिए सारी बातें। तो √4 + 9 √13 हो गया इसका मैग्नीट्यूड, तो आ गया √13। j इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। डॉट प्रोडक्ट जब ऊपर करेंगे तो क्या मिलेगा, i को i से, पर सेकंड वाले में तो i 0 है तो i वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। j को j से तो बचा 3 बाय √3 विच इज √3। so आपके पास आंसर आया cos थीटा इक्वल टू √3, या थीटा इक्वल टू, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos इनवर्स √3। इसको क्या पढ़ते हैं, cos इनवर्स √3। ये cos √3 की पावर -1 नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज cos इनवर्स √3। ठीक है, लिखने का तरीका यहाँ से आपको समझ आ ही गया होगा कि थीटा को अगर इधर रखा, cos को उधर ले गए, तो उसको लिखेंगे cos इनवर्स। तो ऑप्शन में ऐसा आपको दे रखा है cos इनवर्स √3। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करिए। आपको बोला, एक पेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। आपको बोला दो वेक्टर्स देके, एक वेक्टर दे रखा है a 5i कैप + 7j कैप -3k कैप, और दूसरा वेक्टर दिया b 2i कैप + 2j कैप -ck कैप। पूछा आपसे कि अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दे रखा है परपेंडिकुलर है, तो c कितना होना चाहिए, ये जो अननोन कंपोनेंट है c, ये कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया। बोल रखा है, कंडीशन दे रखी है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। क्या यूज करना चाहिए, जल्दी बोलो। परपेंडिकुलर है मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0। हमें क्या यूज करना है यहाँ से, a डॉट b इक्वल टू 0। a डॉट b करना आता है आपको, i को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 10, प्लस j को j से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 2 14, प्लस k को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 × -c इक्वल टू 0।
सॉल्व करें तो इधर आएगा 24 प्लस 3c इक्वल टू 0। c कितना है यहाँ से -24/3 which is -8। This is your final answer। कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत है किसी को? एक क्वेश्चन और कीजिए। आपको दिया है एक वेक्टर a 4i minus 3j, बोला फाइंड इट्स परपेंडिकुलर वेक्टर। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर वेक्टर। ऑप्शन आपको दे रखे हैं ये। इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा इसके परपेंडिकुलर होगा, ये आपसे पूछा गया। चलिए बताइए मुझे। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है मतलब क्या? क्या हमें डॉट प्रोडक्ट जीरो करना चाहिए? ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो करो। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन के साथ देखता हूँ ए के साथ, तो i इंटू आई मतलब 16, j इंटू जे मतलब -9, नहीं हो रहा जीरो, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी के साथ चेक करते हैं। अब देखो बी क्या कह रहे हैं। बी में कोई आई या जे का कंपोनेंट है क्या? नहीं। बी को ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, 0i प्लस 0j प्लस 7k, ऐसा लिखा जाएगा। और इसको लिख सकते हैं प्लस 0k। तो ए डॉट बी जब करेंगे तो सेकंड ऑप्शन के लिए बात कर रहे हैं, आई से आई 0 आएगा, जे से जे भी 0 आएगा और के से के भी 0 आएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 0। यस, दिस कैन बी वन ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। अच्छा, ऑप्शन सी ट्राई करते हैं। तो सी वाले ऑप्शन में देखो सिर्फ आई कैप वाला कंपोनेंट है। जब ए से इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप तो आएगा 4 इंटू 6 24, उसके आगे वाली सारी टर्म्स आएंगे 0, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, डी ऑप्शन चेक करते हैं, लास्ट ऑप्शन। तो आई इंटू आई करूंगा 4 इंटू 3 12, जे इंटू जे करते हैं तो -3 इंटू -4 कितना आया 12 प्लस 12 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। सो बस एक ही ऑप्शन आपका आया, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बात? तो आज अपन ने सारी बातें की डॉट प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट अपन वीडियो में जब बात करेंगे तो बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, उसमें डायरेक्शन की भी बातें होंगी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक कोई डाउट है तो आप पूछते रहिए। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय। यस।